नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लघुकथाएं, यानी समकालीन लघुकथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लघुकथाएं। इन लघुकथाओं में समकालीन लघुकथा की लगभग सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक ओर लघुकथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लघुकथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्तनों एवं परिवर्तन का नोट लेना भी हम आवश्यक समझते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को 2-2 स्वर्ण जयंती लघुकथाएं प्रसारित की जा रही हैं। निर्धारित समय है सायं 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लघुकथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब परिचित ही हैं कि इन विशेषांकों का संपादन वरिष्ठ लघुकथा मर्मज्ञ डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी ने किया है। चयनित लघुकथा संबंधित विशेषांक के प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की बहुसंख्यक लघुकथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लघुकथाएं। वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। आज की पहली लघुकथा है स्मृति शेष वरिष्ठ लघुकथाकार डॉक्टर सतीश राज पुष्करणा जी की बदलते समय के साथ, और दूसरी लघुकथा है स्मृति शेष युवा लघुकथाकार श्री रवि प्रभाकर जी की प्रिज्म। पुष्करणा जी की लघुकथा अभिराम साहित्यिकी के जुलाई-सितंबर 2021 अंक में तथा रवि जी की लघुकथा अप्रैल-जून 2021 अंक में शामिल है। दोनों लघुकथाकारों को हमारी सादर श्रद्धांजलि। तो पहले प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्करणा जी की लघुकथा बदलते समय के साथ। ट्रेन में 2-3 किन्नरों ने प्रवेश किया और लोगों से पैसे मांगने लगे। मांगते मांगते वो एक बर्थ पर आकर रुक गए और अपने स्टाइल से ताली बजाने लगे। उस बर्थ पर पति पत्नी और एक लगभग 12 वर्ष का बच्चा भी बैठा था। किन्नरों को ताली बजाते देख उसका मन भी किया कि वह उनकी तरह ताली बजाए और उसी तरह लटके झटके, किंतु उसे अपनी मां द्वारा बराबर दी जाती हिदायतें याद आ गईं और उस बच्चे ने अपने पर नियंत्रण कर लिया। किंतु एक किन्नर को संदेह हो गया कि यह बच्चा हमारे जेंडर का है। उसने अपने अन्य साथियों से कहा और अब वो सब ताली बजा बजाकर कमर लचकाने लगे। एक किन्नर जो उनका मुखिया था, उसने उस दंपत्ति से कहा, ये बच्चा हमारे खानदान का है, इसे हमें दे दो। मां ने कहा, इसे जन्म मैंने दिया है, लालन पालन मैं कर रही हूं, तुम्हें क्यों दे दूं? यही परंपरा है, इसलिए मैं जान दे दूंगी मगर अपना बच्चा किसी कीमत पर नहीं दूंगी। ये सब नोक झोंक सुनकर बच्चा घबराकर रोने लगा और अपनी मां की पीठ से चिपक गया। मैं अपनी मां को छोड़कर किसी के पास नहीं जाऊंगा। किन्नर का दिल बच्चे और मां के मध्य वात्सल्य भाव देखकर पिघल गया। मां ने उन्हें 100 रुपए का नोट देना चाहा मगर उन्होंने नहीं लिया और जाते जाते कहते गए, मां इसे खूब पढ़ाना लिखाना, अब तो सरकार हम लोगों को नौकरी भी देने लगी है। हाँ, मैं इसे पढ़ा रही हूं, ये 8वीं क्लास में पढ़ता है। वे खुश होते हुए बोले, जुग जुग जिए तेरा लाल, काश हमारे माँ बाप भी तुम लोगों जैसे पढ़े लिखे होते। यह थी लघुकथा बदलते समय के साथ। और अब प्रस्तुत है श्री रवि प्रभाकर की लघुकथा प्रिज्म। सुरेश, आज भी सोना के लिए क्रीम वाले बिस्किट और लेज ही ले जाओगे? चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा।
आप तो जानते ही हैं चाचा जी, उसे क्रीम वाले बिस्किट बहुत पसंद हैं। सूजी वाले बिस्किट और नान खटाई भी डाल दूं? सुधा और दामाद जी को बहुत पसंद है। वो तो दिल्ली पहुंच भी गए होंगे। अब तक 11 बजे की फ्लाइट थी उनकी। स्कूल में आज इंस्पेक्शन थी, इसलिए मैं तो सुबह 7 बजे ही विदा ले आया था उनसे। चले भी गए? अभी परसों रात ही तो आए थे। मैं तो सोच रहा था कि शाम को मिलकर आऊंगा। अच्छा भाई, पहले की बात तो समझ में आती है। मजिस्ट्रेट थे, व्यस्त रहते थे। अब तो रिटायर हो गए हैं, बेटी की शादी कर चुके हैं और बेटा भी यूएस में सेटल है। अब काहे जल्दबाजी करते हैं? आप तो जानते ही हो, जीजाजी ने जो कह दिया सो कह दिया। अब तो खैर बाया प्लेन आते जाते हैं। पहले जब ट्रेन से आते थे तो 18-20 घंटे लगते थे वाराणसी पहुंचने में। 2 रोज बाद की वापसी की टिकट बुक होती थी। वो 4 साल पहले मेरी शादी का याद नहीं? एक दिन पहले ही तो आए थे और शादी के अगले रोज ही निकल लिए थे। भाई साहब से तो पूरा खानदान डरता है। क्या वो कभी दामाद जी को? समझ में नहीं आता, बाबूजी भी इतना क्यों डरते हैं जीजाजी से। 26 साल हो गए हैं। शादी के बाद जीजी कभी 2 रात से ज्यादा रुकी नहीं। हालांकि उनका मन होता है, पर बाबूजी कह देते हैं कि जैसा दामाद जी कहते हैं वैसा ही करो। अच्छा, बहुत थकावट हो रही है चाचा जी, अब निकलता हूं। आंगन में स्कूटर खड़ा करते हुए सुरेश ने हॉर्न बजाया। थोड़ी हैरानी हुई कि सोना रोजाना की तरह डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी चिज्जी कहते हुए खुशी से चिल्लाते हुए उसकी टांगों में आकर नहीं चिपटी। स्कूटर की टोकरी से बेकरी के सामान वाला लिफाफा निकालकर सोना की चल मेरे घोड़े टिक टिक की हर्ष मिश्रित आवाजों का पीछा करते हुए वह ड्राइंग रूम में जा पहुंचा। बनियान और पायजामा पहने जीजाजी घुटनों और बाजुओं के बल घोड़ा बने हुए थे। कंधों से उनकी बनियान पकड़े पीठ पर सवार सोना की चहचहाहट से घर के सदस्य चहक रहे थे। डैडी! जैसे ही सोना की नजर उस पर पड़ी तो वह छलांग लगाकर पीठ से उतरी और सुरेश की टांगों से चिपट गई। एकदम से उसे जैसे कुछ याद आया। वह पलटी और जीजाजी से मुखातिब होते हुए बोली, घोड़े अब तुम आराम करो, चिज्जी खाकर फिर घूमने जाएंगे, ठीक है? जीजाजी ने हाँ में सिर हिलाया। आ गए सुरेश बाबू? उठते हुए सुरेश को मुस्कुराकर देखा और सोफे पर बैठ गए। सुरेश भी उनकी बगल में आकर बैठ गया। हाँ जी जीजाजी। जीजाजी, वो आपकी फ्लाइट 11 बजे कैंसिल? सुरेश ने झिझकते हुए पूछा। फ्लाइट तो ऑन टाइम थी। जब हम निकलने लगे तो सोना ने कहा कि कहीं नहीं जाना, बैग उधर रखो और मेरे साथ खेलो। भाई, अब 26 सालों में पहली बार इस घर में किसी ने हमसे अधिकार पूर्वक कहा कि नहीं जाना, तो हम कैसे जा सकते थे? भर्राए स्वर से जीजाजी बोले। लो घोड़े, तुम भी चिज्जी खा लो। सोना ने बिस्किट जीजाजी के मुंह में डालते हुए कहा। जीजाजी ने सोना को उठाकर बाहों में भींच लिया। तो यह थी रवि प्रभाकर जी की लोककथा प्रिज्म। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लोककथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।